बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ खदीजा हफीज। हेडलाइंस आने बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि जिला करम में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में झड़प, 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए दहशतगर्दों से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। ISPR का कहना है कि हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्विस थे। मजीद कहा कि ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 3 जवान शहीद हुए, जिनमें सूबेदार शुजा मोहम्मद, नाइक मोहम्मद रिजवान और सिपाही अब्दुर्रहमान शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाका में क्लियरेंस ऑपरेशन भी जारी है। पाक फौज दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ज़िला करम में दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि शोहदा सूबेदार शुजा मोहम्मद, नाइक मोहम्मद रिजवान और सिपाही अब्दुर्रहमान की बहादुरी को सलाम पेश करता हूँ और अहले खाना से हमदर्दी की ताज़ियत करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। मुलाकात में कौमी सलामती कमेटी के आज होने वाले इजलास में भी भरपूर गुफ्तगू की गई। कौमी सलामती कमेटी इजलास में दहशतगर्दी की हालिया लहर के सदेबाब पर गौर होगा, अफगान सरहद की सूरत हाल और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी जाएगी। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग देंगे। इजलास में दहशतगर्दी की हालिया लहर के सदेबाब पर गौर होगा, जिसकी अस्करी हुकाम दहशतगर्दी और अफगान बॉर्डर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। अब आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ का मुल्क गिर एहतजाज शुरू करने और हुकूमत के खाते तक सड़कों पर रहने का ऐलान। मान पार्क लाहौर में इमरान खान की ज़ेरे सदारत सीनियर पार्टी क़यादत का इजलास हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि PI जुमे से एहतजाजी तहरीक दोबारा शुरू करेगी। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा कि कौमी असम्बली से इस्तीफे मंजूर न होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कोशिश होगी 11 जनवरी से पहले वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट ले लें। फवाद चौधरी ने नवाज शरीफ पर मुल्क में मार्शल लॉ लगवाने की कोशिश का इल्ज़ाम लगा दिया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने फौजी क़यादत की तब्दीली को मुतनाज़ा बनाकर मुल्क में मार्शल लॉ लगवाने की कोशिश की। सिर्फ इमरान खान के तदब्बुर और तहम्मुल की वजह से फौजी क़यादत में तब्दीली मुमकिन हुई और मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत इलेक्शन के बाद टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने की कोशिश कर रही है। इस्टेब्लिशमेंट को बताना चाहता हूं कि इसका सारा इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट पर आएगा। शहबाज शरीफ ने हत्या के इज्जत दावा केस में इमरान खान की अपील खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री ने शहबाज शरीफ के हत्या के इज्जत दावा केस में इमरान खान की अपील खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के 3 रुकन बेंच में से 2 जजों ने इमरान खान की अपील खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने इमरान खान के खिलाफ 10 अरब हर्जाने का दावा किया था। इमरान खान ने शहबाज शरीफ पर पानामा के मामले पर रिश्वत के अफराद का भी इल्ज़ाम लगाया था। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीन ने अपील खारिज करने का फैसला कर दिया। आमदन से जायद असासे कराची एहतसाब अदालत ने स्पीकर सिंध आगा सिराज दुरानी की दरख्वास्त जमान मुस्तरद कर दी। कराची के एहतसाब अदालत में सिराज दुरानी और दीगर के खिलाफ आमदन से जायद असासे बनाने के रेफरेंस की समाअत हुई, जिसमें अदालत ने आगा सिराज की जमानत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। जमानत मुस्तरद किए जाने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में आगा सिराज दुरानी ने कहा कि तफसीली फैसला देखने के बाद हाई कोर्ट से रुजू करेंगे, जबकि आगा सिराज दुरानी ने कहा कि जुडिशल रिमांड पर हैं और महकमा दाखिला सिंध ने आगा सिराज दुरानी के घर को जेल करार दे दिया है। PTI अरकान के इस्तीफों का मामला हल न हुआ, स्पीकर कौमी असम्बली भी अपने मौक़िफ़ पर डट गए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने PTI के इज्तिमाई तौर पर इस्तीफे मंजूर करने से साफ इनकार कर दिया। PTI वफ़द से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि आइन और कौमी असम्बली के कवायद व ज़वाबित के तहत
पी टी आई अरकान असम्बली के इस्तीफे मंजूर करेंगे। उन्होंने कहा कि आइन में तहरीर है कि हर रुकन कौमी असम्बली को अपना इस्तीफा हाथ से लिखना चाहिए। स्पीकर ने यकीनी बनाया है कि मुस्ताफी होने वाला किसी दबाव के बगैर इस्तीफा दे रहा है या अपनी मर्जी से। स्पीकर कौमी असम्बली ने मजीद कहा कि इस्तीफा मंजूर करने के लिए हर रुकन को बुलाकर तस्दीक करना जरूरी है और हम इसी कानून के तहत काम कर रहे हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं कि राजा परवेज अशरफ ने पीटीआई अरकान के इस्तीफे गैर कानूनी तौर पर रोक रखे हैं। पीटीआई वफ़द ने इस्तीफों के मामले पर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से मुलाकात की। मुलाकात के बाद पीटीआई रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम अरकान कौमी असम्बली ने इस्तीफे दिए हैं मगर मुसलसल इनकी तौहीन की जा रही है। साबिक स्पीकर असद कैसर ने बताया कि जो 11 MNAs डी नोटिफाई हुए थे वो क्या स्पीकर के पास गए थे? स्पीकर राजा परवेज अशरफ के पास हमारे सवाल का जवाब नहीं। कासिम खान सूरी कहते हैं कि उन्हें पता है ये लोग अवाम में कितने मकबूल हैं। इस वक्त मुल्क के अवाम इलेक्शन चाहते हैं। 9 महीने में यह हुकूमत नाकाम हो गई है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कि डिफॉल्ट की बातें करने वाले पाकिस्तान के दुश्मन हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने तकरीब से खिताब करते कहा कि पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट नहीं करेगा और इत्तेहादी हुकूमत मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जा रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क की हालात गंभीर हैं, महंगाई कम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। वफाकी वजीर ने कहा कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात और मुस्तकबिल पर हमें सियासत से गुरेज करना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि चैलेंजेस का सामना भी करेंगे और इनको हल भी करेंगे। जबकि पीटीआई ने मुल्क की मईशत के सबसे बड़े मंसूबे CPEC को 4 साल इल्तवा में रखा। अब आपको बताएं थे अदालत ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के फैसले पर अदालत को मुतमईन करने की हिदायत कर दी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने पर पीटीआई ने दरख्वास्त दायर की थी। इंतखाबात मुलतवी होने के बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर मुश्तमिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील निपटा दी। पीटीआई की जानिब से दायर दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की गई थी कि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात में ताखीर से रोका जाए। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने एक बार फिर पीडीएम हुकूमत को निशाने पर रख लिया। शेख रशीद अहमद ने अपने ट्विटर पैगाम में हुक्मरान इत्तेहाद पर तनकीद करते हुए कहा कि टेक्नोक्रेट हुकूमत सियासी कशीदगी कम नहीं करा सकेगी। उन्होंने कहा कि जो बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवा रहे वो जनरल इलेक्शन क्या खाक करवाएंगे। सियासी इस्तेकाम होगा तो मुआशी माहिरीन नताइज दे सकेंगे। सियासी अदम इस्तेकाम में सारे मुआशी अरस्तू नाकाम हो चुके हैं। साबिक वजीर दाखिला ने कहा कि पीडीएम भीख मांग रही है मगर इन्हें कोई खैरात नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि ना इन्हें पाकिस्तान में इज्जत मिल रही है और ना ही बाहर को इनकी इज्जत करता है। वजीर आजम को डिफॉल्ट का मतलब नहीं मालूम तो गरीब के घर जाकर देखें। मुआशी, सियासी, इक्तसादी और दहशतगर्दी ही असल मसला है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने भाषा डाम, महमद डाम, दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, नीलम जहलम ओवर के 4 मंसूबे का फोरेंसिक ऑडिट कराने का हुक्म दे दिया। चेयरमैन नूर आलम खान की ज़ेर सदारत गुज़श्ता रोज़ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ। इजलास के दौरान वजारत आबी वसाइल से मुतालिक ऑडिट एतराज़ात का जायजा लिया गया। इजलास में दासू हाइड्रो पावर मंसूबे में काम करने के हवाले से भी मामला ज़ेर गौर आया। ऑडिट हुकाम ने कमेटी को मामले से मुतालिक ब्रीफिंग दी। रुकने कमेटी वजीहा कमर ने कहा कि अभी तामीर शुरू नहीं हुई, ज़मीन नहीं है और पैसे एडवांस में दे दिए। उन्होंने कहा कि बताया जाए ठेकेदार कौन था और किसने नवाजा गया। चेयरमैन ने कमेटी स्टाफ को हिदायत जारी करते हुए कहा कि तमाम मिनिस्ट्रीज को खत लिखकर आगाह कर दिया जाए। गवादर में हक दो तहरीक के मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पों के बायस हालात मामूल पर नहीं आ सके। गवादर में धरने के शुरका पर पुलिस के क्रैकडाउन के बाद हालात बदस्तूर खराब हैं। गवादर में तीसरे रोज भी मुकम्मल शटर डाउन है। मुजाहिरीन की फायरिंग से पुलिस कांस्टेबल जांबहक हो गया, जिसके बाद पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। दूसरी जानिब महकमा दाखिला ने तहरीक के रहनुमा के
खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। ज़राए के मुताबिक हालात को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत ने जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच से भी राब्ता किया है। इससे कबल मुजाहिरीन ने मरकजी सड़क के साथ साथ गवादर और दीगर इलाकों और मकरान के शहरों से मुंसलिक हाईवेज पर एहतजाज किया था। अब आपको बताएं कि माहिर मुआशियात शबर जैदी कहते हैं कि मैंने पहले ही कह दिया था पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, मगर किसी ने मेरी बात पर तवज्जो नहीं दी। शबर जैदी ने कहा है कि जब 1 साल पहले मैंने कहा था कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है तो मुझे तनकीद का निशाना बनाया गया, जबकि आज कोई कह रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान गैर मामूली हालात से गुजर रहा है। नून लीग के लिए ये अफोर्डेबल नहीं कि वो मुश्किल फ़ैसले कर सकें। सियासी लोग मुश्किल फ़ैसले ना कर सके तो फिर वो आएंगे जो फ़ैसला कर सकेंगे। शबर जैदी ने वाज़ेह कर दिया कि टेक्नोक्रेट सेटअप के हवाले से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। मुल्क के लिए सियासी हुकूमत बहुत मुश्किल फ़ैसले नहीं कर सकती है। क्या जिसने वोट लेने जाना है वो मुश्किल फ़ैसले करेगा? अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कहा गया है कि मौसमियाती तब्दीली ज़मीन के मुसलसल के लिए संगीन खदशात को जन्म दे रही है। क्लाइमेट चेंज के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की सालाना रिपोर्ट में खबरदार किया गया कि पाकिस्तान में बदतरीन सैलाब मुस्तकबिल में मौसमियाती तब्दीली के सबब मज़ीद तबाही का इंदिया है। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि रवां बरस चंद ममालिक को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा, जबकि दीगर कई ममालिक तबाहकुन सैलाब का शिकार हुए। पाकिस्तान में मानसून की बारिशों के सबब शदीद सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के बाद अगस्त में कौमी एमरजेंसी का ऐलान किया गया। इस दौरान मुल्क का 1/3 हिस्सा पानी के अंदर डूबा नजर आया और लाखों अफराद बेघर हुए। अक़वाम मुत्तहिदा 9 जनवरी को जनेवा में एक आलमी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा, जिसमें मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने में पाकिस्तान की मदद के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान का पैगाम लिए पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद लाहौर के इलाके UC 59 पहुंच गईं। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने NA 130 का दौरा किया। इलाके में पहुंचने पर लोगों ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया। वज़ीर सेहत के हमरा PTI रहनुमा आमना जंजुआ, अली आमिर, मतीनुर रहमान और दीगर भी मौजूद थे। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने डोर टू डोर मुहिम का आगाज़ किया और घरों और दुकानों पर सेहत सहूलियात कार्ड फराहम करने के मुतालिक आगाही भी दी। पाकिस्तान ने कोरोना की नई किस्म के फैलाव के खदशे के पेश नज़र एयरपोर्ट्स पर निगरानी बढ़ाने का फैसला कर लिया। मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना की नई इकसाम सामने आने पर पाकिस्तान में तमाम एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग का अमल सख्त करने का फैसला किया गया है। हुकाम को जारी की गई हदायत में कहा गया कि वो यकीनी बनाएं कि दूसरे ममालिक से आने वाले लोग पाकिस्तान भर के हवाई अड्डों पर थर्मल स्क्रीन से गुजर जाएंगे। हेल्थ वर्कर्स मास्क, दस्तानों समेत हिफाजती सामान का इस्तेमाल करें। अगर कोई मुश्तबा बीमार शख्स सामने आता है तो फौरी तौर पर एयरपोर्ट हेल्थ सर्विस के अमले और इसकी RAT टेस्ट करेगा। हर फ्लाइट के 2% मुसाफिरों की हर सूरत स्क्रीनिंग की जाएगी। स्क्रीनिंग के अमल पर मुसाफिर की मुज़ाहमत पर सिविल एविएशन और का भी अमला और एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का अमला मुआवनत फराहम करेगा, जबकि जारी करदा हिदायत पर फौरी तौर पर अमल दरामद किया जाएगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में होने वाली मौसम सरमा की पहली बारिश ने मौसम मजीद सर्द कर दिया। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, ओकारा, सांगाहिल, पेशावर और कोयटा में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। इस्लामाबाद में भी ठंडी हवाओं से मौसम सर्द हो गया। मुतादिद इलाकों में बारिश के बायस धुंध की शिद्दत में भी कमी हुई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक ज़ियारत में पारा -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का भी मज़ीद इम्कान है। दूसरी जानिब बलूचिस्तान के मुतादिद इलाकों में बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। डेरा एलायार और जाफराबाद में सैलाब मुतासरीन मुश्किलात का शिकार हैं। मौसम का हाल बताने वालों ने आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। कालाम और गिरदोनवाह के पहाड़ों पर एक दफ़ा फिर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया।
मौसम सरमा के दौरान कालाम में 2 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है। बर्फबारी से लुत्फ अंदोज होने के लिए मुल्क भर से सयाहों ने कालाम और दीगर सियाहती मकामात का रुख कर लिया। बर्फबारी से इलाके के हुस्न में निखार आ जाता है। तमाम पहाड़ सफ़ेद चादर ओढ़ लेते हैं, जो कि एक दिलकश और हसीन मंजर पेश करता है। दूसरी जानिब बर्फबारी के बायस मुकामी अफराद को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। अब आपको बताएं कि मुल्क के बेशतर शहरों खसूसन लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी के बायस आंखों में जलन, सांस लेने में दुश्वारी, खांसी, गले, नाक, कान और फेफड़ों की बीमारियां आम हो रही हैं। शहरियों ने हुकूमत से जल्द स्मोक के हवाले से जल्द इक़दाम करने का मुतालबा कर दिया। शहरियों का क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। स्मोक में असल तो ये बात है कि जो गाड़ियों के जो पुराने इंजन वाली गाड़ियाँ हैं या मोटरसाइकिल हैं या जो पहले मोटरसाइकिल बने हुए थे, उनके धुआं जो उठने वाला है उससे स्मोक इतनी ज़हर आलूद हो रही है कि रात को सोना भी मुश्किल है। सफ़र तो दूर की बात है, लेकिन अगर निकलना है तो कम से कम मास्क या कोई ऐसी चीज़ लगाकर जिससे सांस आसान हो, वरना खुली फ़ज़ा में सांस लेना बहुत मुश्किल हो गया है। सुबह जल्दी उठना पड़ता है, उसकी वजह से स्मोक में कुछ नज़र नहीं आता, तो इसलिए स्मोक से काफ़ी इंसानों को बचना चाहिए, मास्क यूज़ करना चाहिए। और ऐसे हालात में एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जो कि हमारे हालात को सही करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। हमें आने जाने में दौरान सफ़र आई बर्निंग का बहुत इशू है। इसके अलावा जो ज़्यादातर ऐसे लोग जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं, उनको सांस लेने भी बहुत दुश्वारी है। ख़ास करके हमें इंटरनल इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, आई बर्निंग, लंग्स की इचिंग होती है, थ्रोट इन्फेक्शन बहुत हो रहा है, और ख़ासकर बच्चों में भी जो है वो नोज़िया हो गया, नज़ला ज़ुकाम की बहुत ज़्यादा शिकायत हैं। और हमें दौरान सफ़र जो है बहुत ज़्यादा डस्ट की वजह से भी जो है स्किन के इश्यूज़ भी होते हैं। काफ़ी हद तक हुकूमत इस बारे में वैसे अवेयरनेस दे रही है, थ्रू प्रोग्राम्स, थ्रू स्पीचेस, थ्रू मास डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन उसका फ़ायदा है सच कोई नहीं है। कि एक तो यही नहीं पता चलता कि दिन आगे रात है, ठीक है, ऊपर से ये जो गवर्नमेंट है, ठीक है, इन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया, ठीक है। ज़्यादातर इनको ये करना चाहिए था, जितने भी भट्टे मालिकान हैं जो इस चीज़ की वजूहात बन रहे हैं, ज़्यादातर आप देखिए ना, जितने भी भट्टे हैं इनको उन्होंने जिगजैग भी कर दिया। इसके अलावा भी ये जो स्मोक है ना, उनका नहीं कंट्रोल हो रहा है। बेसिकली सबसे पहले तो आप इनको कंट्रोल करें, भट्टे वालों को, ठीक है, उसके नेक्स्ट ही आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये ऐसा ही रहा तो आप यहाँ पे दिन देखा ही नहीं करेंगे, आप स्मोक ही देखा करेंगे। ये पता तो तभी चलता है स्मोक का जब ये विंटर्स में और समर में तो नहीं होती ये स्मोक कोई, ठीक है। अब इन्हें यही चाहिए ज़्यादातर इनके कंट्रोल करें, ठीक है। ये जो स्मोक वाले रिश्कियाँ इनको भी बंद करें। स्मोक में असल तो ये बात है कि जो गाड़ियों के जो पुराने इंजन वाली गाड़ियाँ हैं या मोटरसाइकिल हैं या जो पहले मोटरसाइकिल बने हुए थे, उनके का अमला सूबाई वज़ीर रिलीफ इकबाल वज़ीर के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मुलाजमीन की जानिब से दफातर की तालाबंदी भी कर दी गई है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे रफ़ाक बादशाह की इस रिपोर्ट में। महकमे बल्दियात मर्दान के मुलाजिमीन सूबाई वज़ीर इकबाल वज़ीर डायरेक्टरेट में आमले को मुबैना तौर पर यरगमाल बनाने के खिलाफ आज दूसरे रोज़ भी एहतजाज पर है और उन्होंने अपने दफातर को ताले लगा दिए। इस ज़मीन में मुलाजिमीन ने एहतजाजी रैली निकाल कर शदीद नाराबाजी भी की। जितने भी विलेज काउंसिल सेक्रेटरीज और हमारे जितना भी एडी लोकल गवर्नमेंट का स्टाफ है, हम सब के सब स्ट्राइक पे हैं। रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन, इकबाल वज़ीर साहब हमारे डायरेक्टरेट जद्दों के साथ मुसल्लह अफराद के साथ हमला किया था, उनको यरगमाल बनाया हुआ था। मुलाजिमीन ने मुतालबा करते हुए कहा कि सूबाई वज़ीर बराए रिलीफ इकबाल वज़ीर को बरतरफ किया जाए और इनके खिलाफ FIR दर्ज किया जाए। हमारी हड़ताल तब तक जारी रहेगी इंशाअल्लाह वल अज़ीज़, जब तक कंसर्न मिनिस्टर के जो इक़दाम उसने किए उसके खिलाफ जब तक कोई कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। ज़ाहिरीन का कहना था कि अगर हमारे मुतालिबात मंजूर ना किए गए तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा रफ़ाक बादशाह, मर्दान में। अब आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम के खिलाफ नीलम वैली से शुरू होने वाला पासबान हुर्रियत का पैदल मार्च लाइन ऑफ कंट्रोल के करीबी इलाके में पहुंच गया। लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब मार्च के शुरका ने क्रॉसिंग पॉइंट पर भारतीय अफवाज के मोर्चों के सामने नारेबाजी की और एहतजाज किया।
پیدل مارچ کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین پاسبان حریت عزیز احمد غزالی نے کہا کہ ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کشمیر پر غصبانہ قبضہ کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کشمیری مرتے دم تک پاکستان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، نہ ہمیں کوئی جدا کر سکتا ہے۔ کرۂ ارض پر گرم ترین ممالک میں سے ایک کویت میں یالہ باری ہوئی، جس سے محفوظ ہونے کے لیے عوام گھروں سے باہر نکل آئی۔ کرۂ ارض پر گرم ترین ممالک میں سے ایک کویت میں سالہ باری ہوئی، جس سے محفوظ ہونے کے لیے عوام گھروں سے باہر نکل آئے۔ سوشل میڈیا پر موسم سرما کی یالہ باری کی تصاویر وائرل ہو رہی ہیں۔ تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کویت کے جنوبی سڑکیں اولوں اور برف میں چھپ گئی ہیں۔ موسم کو انجوائے کرنے کے لیے لوگ گھروں سے باہر نکل آئے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 63 ملی میٹر تک بارش ہو چکی ہے، مگر موسم صاف ہے، جبکہ 2016 میں کویت کا درجہ حرارت 54 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا تھا۔ امریکہ کے متعدد ریاستوں میں آج بھی برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکہ اور کینیڈا میں ایک ہفتے سے جاری برف باری میں قدرے کمی آئی ہے، مگر متعدد امریکی ریاستیں آج بھی شدید برف باری کی لپیٹ میں ہیں۔ شدید برف باری کے باعث سیاحوں کی من پسند نیاگرا فال بھی جمنے لگی ہے۔ نیاگرا فال کے متعدد حصے برف سے ڈھک چکے ہیں۔ آبشار کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہیں، جن پر لوگوں نے خوشگوار حیرت کا اظہار کیا۔ بالی ووڈ اداکارہ تنیشا شرما کی خودکشی کی تحقیقات میں اہم پیش رفت کے بعد بھارتی پولیس نے ایک نیا انکشاف کر دیا۔ بالی ووڈ اداکارہ تنیشا شرما کی خودکشی کی تحقیقات میں اہم پیش رفت کے بعد بھارتی پولیس نے ایک نیا انکشاف کر دیا۔ بھارتی پولیس کا کہنا ہے کہ تنیشا شرما خودکشی کیس کی تحقیقات کرنے والے پولیس افسران نے معاملے میں اہم پیش رفت کے بعد انکشاف کیا ہے کہ تنیشا نے خودکشی کرنے سے کچھ دیر قبل ملزم شہزان خان سے گفتگو کی تھی، جس کے بعد جا کر اس نے خودکشی کر لی تھی۔ پولیس کا کہنا تھا کہ اداکارہ کے خودکشی کرنے سے 15 روز قبل شہزان اور تنیشا کے درمیان بریک اپ ہوا تھا۔ پولیس کے مطابق ملزم شہزان خان کی ایک اور لڑکی سے بھی خفیہ تعلقات تھے، جس سے تنیشا کی خودکشی کے روز بھی ابھی 1 سے 1.5 گھنٹے تک شہزان کی چیٹ ہوئی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ شہزان تحقیقات کے معاملے میں پولیس سے تعاون نہیں کر رہے۔ پولیس کی جانب سے مزید تحقیقات کے لیے 30 دسمبر تک ملزم کا جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا۔ فیس بک نے سال 2022 کی مقبول ترین سوشل میڈیا سائٹ ہونے کا اعزاز اپنے نام کر لیا۔ سال 2022 میں فیس بک مقبولیت کے لحاظ سے پہلے نمبر پر ہے، جبکہ ویڈیو شیئرنگ سائٹ ٹک ٹاک دوسرے نمبر پر ہے۔ فروری 2021 میں ٹک ٹاک نے پہلی بار صرف ایک دن کے لیے مقبول ترین ویب سائٹ کا ٹائٹل جیتا تھا۔ چونکہ سال 2022 میں گوگل اور فیس بک کے خلاف ٹک ٹاک کی بالادستی برقرار نہیں رہی تھی اور گوگل ایک بار پھر پہلے نمبر پر آ گیا۔ 2021 کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا میں گوگل سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی سائٹ رہی، کیونکہ لوگ انٹرنیٹ پر کسی بھی چیز کو سرچ کرنے کے لیے گوگل سرچ انجن کا ہی رخ کرتے ہیں۔ کیا پاک بھارت ٹیسٹ میچ کا انعقاد آسٹریلیا میں ہونے والے ہیں؟ میلبرن کرکٹ کلب اور وکٹوریہ گورنمنٹ نے پاک بھارت ٹیسٹ کی میزبانی کے لیے باضابطہ طور پر کرکٹ آسٹریلیا سے رابطہ کر لیا۔ میلبرن کرکٹ کلب MCG کے تمام انتظامات سنبھالتی ہے اور MCC کے چیف ایگزیکٹو اسٹریٹ فوکس نے انکشاف کیا ہے کہ دوران میچ ٹیسٹ کے چوتھے روز کمنٹری کے دوران کرکٹ آسٹریلیا سے رابطوں کا بتایا جائے گا۔ MCC اور وکٹوریہ گورنمنٹ نے اکتوبر میں پاک بھارت T20 اولڈ ورلڈ کپ میچ کے کامیاب انعقاد کے بعد
کرکٹ آسٹریلیا سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے اس حوالے سے بات کی ہے کہ یہ معاملہ بہت پیچیدہ ہے، لیکن ہم نے اور وکٹوریہ حکومت نے کرکٹ آسٹریلیا سے بات کی ہے. ہاؤس فل میں کھیل کے جشن کے لیے شاندار ماحول ہوگا. نیوٹرل وینیو پر ٹیسٹ سیریز یا ٹیسٹ کھیلنا پاکستان اور بھارت کے بورڈز کے ہاتھ میں ہے. کراچی ٹیسٹ کیویز کی پہلی اننگز 612 رنز پر پاکستان کی دوسری اننگز میں 2 وکٹ پر 77 رنز پر گر گئیں. کراچی ٹیسٹ کے چوتھے روز نیوزی لینڈ کے ٹیم نے پہلی اننگز میں 440 رنز 6 کھلاڑی آؤٹ سے آگے بڑھائی. 7 وکٹیں 595 کے مجموعی سکور پر گر گئیں. اس کے بعد ٹیم سعودی اور نیگویگ آؤٹ ہو گئے. پاکستان کی جانب سے لیگ سپنر ابرار احمد نے 5 کھلاڑیوں کو میدان بدر کیا. نعمان علی نے 3 جبکہ محمد وسیم 1 وکٹ حاصل کر سکے. پاکستان نے دوسری اننگز شروع کی. چوتھے روز کھیل ختم ہونے پر قومی ٹیم نے 2 وکٹوں پر 77 رنز بنا لیے. اوپنر امام الحق 45 رنز جبکہ ناٹ آؤٹ رہے. نعمان علی 4 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے. اوپنر عبداللہ شفیق 17 اور شان مسعود 10 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے. پاکستان کو 95 رنز کے خسارے کا سامنا رہا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے وائس نیوز، کیونکہ ہم ہیں پاکستان کی آواز.